4 जून के बाद 2 सितंबर की तारीख सबसे इंटरेस्टिंग तारीख है। आज दो फॉर्मूले आए। एक फॉर्मूला आरएसएस चीफ ने दिया और दूसरा फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केरल में 3 दिन तक मंथन करने के बाद जाति गिनने का फॉर्मूला दिया। संघ ये भी कह रहा है कि जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको गिनो, उनको आगे भी बढ़ाओ। गिनती का मोदी अलग फॉर्मूला, अलग लेवल का है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां सबसे कम वोट मिलते हैं वहां से गिनती शुरू करो। अब ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी को सबसे कम वोट मुस्लिम मोहल्लों से मिलते हैं। क्या वहां भी बीजेपी के मेंबर बनेंगे? बीजेपी ने 50 लाख मुसलमानों को मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है। भागवत और मोदी जो गिनती शुरू करा रहे हैं वो 2029 का वोट काउंट कैसे बदल देगा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी 2024 में ही गिनती कराएंगे। मोदी 29 तक नहीं रुकेंगे, 24 में ही काम निपटाएंगे। – 2024 चुनाव के बाद पहला बड़ा निर्णय हो रहा है। संघ तैयार हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 दिन तक डिस्कशन के बाद डिसीजन ले लिया है। मोहन भागवत भी गिनती कराने के लिए राजी हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। 2 सितंबर 2024 को जाति गणना पर डिसीजन आया। 4 जून के रिजल्ट में एनडीए का टारगेट 400 सीटों का था, सीटें मिली 293। इसी तरह टारगेट और एक्चुअल नंबर में 107 सीटों का गैप रह गया। सीटों के इस गैप का मेन रीजन था जाति जनगणना। 2024 के सारे आंकड़े यही इशारे करते हैं कि लोकसभा चुनाव में जाति चली, चुनाव में धर्म नहीं चला। 24 में हिंदू मुसलमान भी नहीं चला, राम मंदिर नहीं चला, चुनाव में विकास नहीं चला, इकोनॉमी नहीं चली, नौकरी रोजगार का मुद्दा भी उतना नहीं चला जितनी जाति चली। 2 सितंबर वाला फैसला अगर 4 जून से पहले हो जाता तो क्या रिजल्ट अलग होता? हाँ, बिल्कुल अलग होता, क्योंकि तब मोदी विरोधियों के हाथ से उनका सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा हथियार निकल गया होता। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी, प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, सीधी भर्ती में आरक्षण, पिछड़ा और दलित सेक्रेटरी की गिनती, दलित उद्योगपतियों की गिनती, पिछड़ा अरबपतियों की गिनती, ये सब जाति जनगणना के ही बाई प्रोडक्ट है। चुनाव में राहुल गांधी लाउड स्पीकर लेकर बस जाति जाति ही कर रहे थे। हिंदुस्तान में ओबीसी है, ओबीसी कितने हैं भैया? ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं? कास्ट सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने किया। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी ओबीसी को बताना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं। मोदी और मोहन के दांव से सारे चित्त हो गए। केरल के पलाक्काड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिनों तक चली समन्वय बैठक के बाद संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। We have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously. Not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers. It takes
Earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and castes. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with a caution line for everyone. याद कीजिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र पांचजन्य को एक इंटरव्यू दिया था। जब से आरक्षण आया है तब से भागवत ने उस इंटरव्यू में जाति और आरक्षण पर बात की थी। संघ प्रमुख ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। 2015 में केंद्र में मोदी सरकार थी। बिहार में लालू और नीतीश वो चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे थे। मंडल वाली दोनों पार्टियां भागवत के उस बयान को ले उड़ी थी। संघ और बीजेपी की ब्रांडिंग आरक्षण विरोधी के तौर पर कर दी गई। बिहार चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार गई और हार का ठीकरा मोहन भागवत पर फूटा। बिहार की उस एक रियलिटी चेक ने आरक्षण पर संघ का नजरिया बदल दिया। बिहार चुनाव के बाद भागवत कई मौकों पर बोले और हर बार आरक्षण के पक्ष में बोले। अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है। वहाँ ये भी है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी सम्मान की बात है। आरक्षण पर रिवर्स गियर लगाने के बाद भी विरोधी दल आरएसएस के बारे में यही कहते हैं कि संघ ब्राह्मणवादी संगठन है, संघ पिछड़ा और दलित का विरोधी है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने से इनकार किया तो इसके पीछे भी संघ को दोष दिया गया। अब पूरा साइकिल ही रिवर्स हो रहा है। आरएसएस के सुझाव पर ही गिनती का काम होने वाला है। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में मराठा और पेशवाई पर बहस हो रही है। मराठा और ब्राह्मण वोट गिने जा रहे हैं। हरियाणा में जाट और दलित वोट गिने जा रहे हैं। आरएसएस ने सरकार को इशारा दे दिया है, एक साथ सारे गिन लो। जब मोदी गिनती कराएंगे तो क्या होगा? गिनती तो बिहार में भी हुई। डेटा आया लेकिन उस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तेजस्वी यादव आज भी उसके लिए धरने पर बैठते हैं। मोदी गिनती कराएंगे तो उस डेटा पर अमल भी कराएंगे।
2029 से पहले ही जाति गणना का असर दिखने लगेगा। गिनती के अनुसार आरक्षण की सीमा का एडजस्टमेंट भी होगा। जातियों की गिनती के बाद अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई तो कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। जो विरोध करेगा उसे चुनाव में देख लिया जाएगा। तेजस्वी यादव कथनी और करनी वाला डायलॉग मारकर निकल गए, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान पर मोदी वाला नारा आ गया, सबका साथ सबका विकास। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समाजवादी पार्टी के नेता संघ के फैसले की तारीफ करें, ऐसा आपने पहले कब देखा था? अखिलेश अब भी बच बचाकर बोल रहे हैं। कांग्रेस तो सीधे सीधे बातों को घुमा रही है। कांग्रेस ने आरएसएस के प्रचार प्रमुख की एक लाइन पकड़ी और उसी पर चिड़िया उड़ा दी। हकीकत यह है कि मोदी जाति की गिनती कराएंगे, इस विचार से ही विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। जातियों की गिनती होगी तो पिछड़ी जातियों के लोग गिने जाएंगे, अति पिछड़ी जातियों के लोग भी गिने जाएंगे, सवर्ण या जनरल क्लास वाले लोग भी गिने जाएंगे, दलित और आदिवासी भी गिने जाएंगे। जातियों का हिसाब किताब सबसे पहले नरेंद्र मोदी देखेंगे, फिर उसके हिसाब से 2029 की स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो देशवासियों को सपनों को हम सींचा करते हैं। हम वो खाद पानी है जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं जी। कुछ लोगों ने कह दिया है ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास। इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अरे चुनाव जीतना ये तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम एक बाय प्रोडक्ट है। अपने देश में 1931 तक जातियों की गिनती होती थी। 1951 से जाति गिनना बंद कर दिया गया। आजाद भारत की जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की गिनती की जाती है। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जाति गिनवाई, लेकिन सरकार ने डेटा कभी जारी नहीं किया। जाति जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी की पार्टी ने जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज क्यों नहीं किए? 2011 में राहुल गांधी पावरफुल थे, तब उन्होंने डेटा रिलीज क्यों नहीं करवाए? राहुल गांधी ने खुद से इसका जवाब कभी नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा था कि 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई उसमें कई कमियां थी। जनगणना से जो आंकड़े हासिल हुए वो गलतियों से भरे और अनुपयोगी थे। 1931 में हुई जनगणना में देश में कुल 4147 जातियां थी। 2011 की जनगणना में 46 लाख से भी ज्यादा जातियां मिली। 1931 में महाराष्ट्र में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों की तादाद 494 थी। वहीं 2011 में इन जातियों की संख्या 4,28,677 पाई गई। सरकार को ये डेटा भरोसेमंद नहीं लगा तो डेटा रिलीज ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने यह भी कहा था कि जातिगत जनगणना करवाना प्रशासनिक रूप से कठिन है। नरेंद्र मोदी की सरकार को सेंसस रोल आउट करने से पहले इन सारी कठिनाइयों को दूर करना है। मोदी एक और गिनती करा रहे हैं। मोदी की पार्टी अपने कार्यकर्ता गिन रही है। बीजेपी का नया सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। अभी बीजेपी के 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। पार्टी को 10 करोड़ कार्यकर्ता और बनाने हैं। इसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर में सदस्य बनाए जाएंगे। बूथ लेवल पर काम शुरू किया जाएगा।
अगर ये लक्ष्य पूरा हो गया तो 2029 में बीजेपी के 28 करोड़ कार्यकर्ता होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है, सबसे पहले उस बूथ पर जाना है जो बीजेपी के लिस्ट में सी कैटेगरी का बूथ है, यानी जहां बीजेपी को सबसे कम वोट मिलते हैं। जिस पोलिंग बूथ में सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं ना, सदस्यता अभियान वहीं से शुरू करो। जिसे आप पिछले 2-3 चुनाव में जिसको सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं, जहां पर आपको मिनिमम वोट मिले हैं, सदस्यता अभियान वहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चुनौती को चुनौती देना ये तो भारतीय जनता पार्टी की रगों में है। जहां सदस्य सरलता है, जहां स्वीकार्यता है, जहां सम्मान है, आदर सत्कार है, वहां तो मेंबरशिप करना आसान हो जाएगा, उसको करते भी रहना है। लेकिन जहां चुनौती है, वहीं दिलों में कमल खिलाना है। 24 के चुनाव में 18 करोड़ कार्यकर्ता होने पर भी बीजेपी को 23 करोड़ 59 लाख वोट ही मिले थे। इससे पहले 19 के चुनाव में बीजेपी के 11 करोड़ कार्यकर्ता थे और वोट मिले थे 22 करोड़ 90 लाख, यानी 19 के चुनाव में बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उससे डबल वोट मिले। 24 में ऐसा नहीं हो पाया। अगर ऐसा होता तो 24 में बीजेपी को 36 करोड़ वोट मिलने चाहिए थे। विरोधी अगर कहते हैं कि 24 के चुनाव में बीजेपी के कई कार्यकर्ता ही घर बैठ गए थे, तो वो 100% गलत भी नहीं कहते। मोदी कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए वो मैथ्स नहीं केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगा रहे हैं। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 2024 से 2029 तक वार्षिक कैलेंडर तैयार कर दिया है। अगले 5 साल में सबसे पहले जातियों की गिनती होगी। 2026 में जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। आबादी के हिसाब से नए चुनाव क्षेत्र बनेंगे। संसद सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 800 के आगे तक जाएगी। परिसीमन के साथ 33% महिला आरक्षण भी लागू होगा। जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी इतना सब करने के बाद 2029 के चुनाव में उतरेंगे। ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है, तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए एमपी बना सके। – 2029 में जो वोटर 18-19 साल का होगा, वो 2014 में सिर्फ 4 साल का था। उसने कांग्रेस का राज नहीं देखा। वो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला से अनजान है। मोदी अपनी पार्टी को उस यंग फर्स्ट टाइम वोटर के लिए भी तैयार कर रहे हैं। 29 का चुनाव पौने 5 साल आगे है। मोदी अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 24 में कसर रह गई थी। 29 के लिए मोदी कोई चांस नहीं ले रहे।